खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं हामिला हूँ। ये बच्चा पैदा हो जाए तो तुम मुझे तलाक दे देना, अल्लाह तुम पर बहुत करम करेगा। बस मुझे माफ कर दो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शादी की उस पहली रात मेरी बीवी मेरे पाँव पकड़कर कांपती हुई आवाज में बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। फिर उसने सिर झुका लिया और जैसे ही उसने अगला जुमला कहा, मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं हामिला हूँ, ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम मुझे तलाक दे देना, अल्लाह तुम पर बहुत करम करेगा। उसकी आंखें भीगी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और वो बार बार अपने दुपट्टे के कोने से आंसू पोंछ रही थी। वो यतीम थी और कहती थी कि उसके साथ किसी ने जुल्म किया था, इसीलिए मैंने उसकी बात सुनकर उसे उसी वक्त माफ कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर मेरा दिल हिल चुका था। मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, बच्चा हो जाने के बाद इसे तलाक दे दूंगा। लेकिन फिर वही रात आई जिस रात उसने बच्चे को जन्म दिया और उसी दिन मुझे ऐसी खबर मिली कि मेरी सांस गले में अटक गई। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल चाहा कि मैं खड़े खड़े उसे तलाक देकर घर से निकाल दूं, क्योंकि उसने मेरे सामने इतनी घटिया बात की थी, जबकि हमारा तो अभी तक ऐसा कोई ताल्लुक कायम ही नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, ना जाने ये शादी से पहले किसके साथ अपना मुंह काला करके आई है। मगर जैसे ही मैंने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया, वो फिर मेरे पामों में गिर पड़ी, दोनों हाथ जोड़कर मुझसे इल्तजा करने लगी कि मैं उसे सहारा दूं और उसके बच्चे को भी दुनिया में आने के बाद अपना नाम दे दूं। लेकिन मैं उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने अपने दिल में कहा, मैं भला किसी की कालख अपने मुंह पर कैसे मल सकता हूँ। मेरा खून खौल रहा था और जहन में बस यही था कि इसे इसी वक्त निकाल दूं। फिर उसने एक बात ऐसी कही कि मैं रुक गया। वो धीमी आवाज में बोली, जब मैं बच्चा पैदा कर दूंगी उसके बाद चाहे तो मुझे तलाक दे देना, छोड़ देना, बस इस हालत में मुझे सहारा दे देना। मैंने बहुत सोचा, कई दफा कमरे में आगे पीछे चला और खुद से पूछा कि आखिर मैं इसे अपने साथ क्यों रखूं? ये तो अपनी इज्जत को कब की पैरों तले रौंद कर मेरे सर पर आ बैठी थी। मैंने तो उसे तस्वीर देखते ही उसकी मासूमियत की वजह से पसंद किया था, मगर मुझे क्या पता था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे एक बदकिरदार औरत छुपी हुई है। गुस्से में मैं कमरे से बाहर आ गया और दिल में ठान लिया कि अब मैं इसके साथ मजीद एक लम्हा भी नहीं रहूंगा। किसी से कोई बात नहीं की, बस यही सोचकर घर से बाहर निकल आया कि अब लौटूंगा तो 3 बोल बोलकर इसे फारिग कर दूंगा, धक्के देकर घर से निकाल दूंगा, ताकि सारे जमाने के सामने इसकी रुसवाई हो और अम्मा को भी सारी हकीकत मालूम हो जाए कि वो किस नेक परवीन को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर इससे घर में बैठाए हुए हैं। मगर उसी लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल बिजली बनकर कूदा। अगर मैं इसे तलाक दे देता तो सवाल सिर्फ हिरा पर नहीं उठता, सवाल मेरे अब्बा की तरबियत पर भी उठ जाते और ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा जहर जैसी थी। उस वक्त सच कहूँ तो मैं एक लड़की की तरह डर डर कर सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर हीरा का नहीं, मेरा बर्बाद हो जाएगा। लोग उंगली उसी पर नहीं मुझ पर भी उठाएंगे और मेरे माँ बाप के नाम पर भी। इसीलिए मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर उस बदकिरदार लड़की को बर्दाश्त कर लिया, और वो भी सिर्फ उतने दिन जब तक वो इस नाजायज बच्चे को पैदा न कर दे। लेकिन मैंने दिल ही दिल में कसम खा ली थी कि अब मैं उसके करीब ही नहीं जाऊंगा। पहले तो मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आता था, मैं उसे वक्त दे रहा था, सोचता था कि वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान की तरफ माइल हो जाएगी। मगर जब उसने मेरे ऊपर वो घटिया इल्जाम रखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसके गंदे वजूद को अपने हाथों से उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। मगर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया था कि बच्चे की पैदाइश के बाद वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो फिर मेरा क्या जाता था? मैं तो उल्टा यही सोचने लगा कि अगर वो चली गई तो सारा इल्जाम उसी के सर आएगा। लोग कहेंगे लड़की खराब थी, अपना घर बसा नहीं सकी, मैं बेकसूर और मजलूम साबित हो जाऊंगा। इसीलिए मैं खामोश हो गया। मैं लगातार यही सोचता रहा कि शायद उस लड़की के साथ वाकई ज्यादती हुई थी, मगर असल जुल्म तो मेरे साथ हुआ था। अगर उसके साथ ऐसा वैसा कोई मामला था तो लाजमी उसके घर वाले भी जानते होंगे, और उन्होंने अम्मा को कुछ बताए बगैर हमें इस आग में झोंक दिया। ये हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती थी। हीरा के मुंह से वो सब सुनकर मेरा गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। मगर फिर बच्चा पैदा हुआ और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम हारिस है, मैं बलोचिस्तान का रहने वाला हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। अब्बा को मेरी ख्वाहिश पर भला क्या एतराज हो सकता था? वो तो खुद ही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी की राह मेरे लिए घर से दूर निकले बगैर मुमकिन ही नहीं थी। मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन अम्मा मुझे इतनी दूर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो हर बार एक ही बात कहती, इतनी दूर अकेला कैसे रहेगा? और मैं हर बार बस यही कहता,
अम्मा मुझे अपने पांवों पर खड़ा होना है। फिर मैंने भी जिद पकड़ ली, क्योंकि मैं शुरू से ही किसी मॉडर्न इलाके में जाना चाहता था, जहाँ जिंदगी की हर रौनक हो, जहाँ लोग आगे बढ़ने का सपना देखते हों। जिस इलाके में मैं पला बढ़ा था, वहाँ तो जरूरत जिंदगी भी जैसे ना होने के बराबर थी। वही पुरानी गलियां और वही ठहरी हुई फिजा। कभी कभी तो लगता था जैसे वक्त भी वही रुक गया हो। अब्बा ने बहुत समझाया, बहुत नरमी से अम्मा को मनाया, तब कहीं जाकर अम्मा मान गई और मैंने एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अपनों से दूर जाना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। मैं तो वैसे भी कभी अपने घर से इतना दूर गया ही नहीं था, इसलिए दिल में हल्का सा डर भी था और थोड़ा सा अजीब सा खालीपन भी। लेकिन जैसे ही मैं उस बड़े शहर में पहुंचा, मेरी आंखें खुली रह गई। वहाँ की दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर तरफ रोशनी, भाग दौड़, नई आवाजें, नए चेहरे, सब कुछ नया था। मगर उस नएपन में एक कशिश थी और मैं इस माहौल को देखकर खुश भी था, क्योंकि ये मेरे ख्वाबों को पूरा करने की तरफ पहला कदम था। वहाँ मैं जैसे चाहता, जहाँ चाहता रह सकता था। हालांकि अब्बा ने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी और उनका डर भी दिल में था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं थोड़ी सी आजादी चाहता था। अपनी जिंदगी में कुछ अपनी मर्जी से भी करना चाहता था। शायद इसीलिए घर से दूर आकर मुझे वो आजादी मिल गई थी जिसकी मुझे अंदर ही अंदर तलब थी। अम्मा मुझसे मुसलसल राब्ते में रहती, क्योंकि मैं उन सबसे दूर हॉस्टल में अकेला रह रहा था। हॉस्टल की दीवारें नई थी, लेकिन मैं इस जिंदगी से खुश था। इस मॉडर्न शहर की रौनकों में गुम होकर मुझे घर की ज्यादा याद भी नहीं आई और मैंने बहुत से नए दोस्त भी बना लिए। मुझे लगा शायद जिंदगी गुजारने का सही मौका तो मुझे अब मिला है और मैं किसी सूरत इसे जाया नहीं करना चाहता। नए दोस्तों के साथ मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला और मेरे दिन ख्वाबों जैसे गुजरने लगे। शुरू में मैं अच्छे बच्चों की तरह बाकायदगी से क्लासेस लेता रहा, वक्त पर उठता, वक्त पर हॉस्टल से निकलता और सोचता कि मैं अब्बा का सर फख्र से ऊंचा कर दूंगा। मगर धीरे धीरे दोस्त मेरी आदतों में अपनी रंगत घोलने लगे। कभी कोई कहता, चल यार बस आज घूम लेते हैं, और मैं किताब बंद करके उनके साथ निकल पड़ता। कभी दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाता, कभी रात गए तक फिल्में देखता। हंसी मजाक, चाय, सिगरेट की बू और कमरे में गूंजती हुई आवाजें, ये सब मेरे लिए एक नया नशा बन गया था। ऐसा नशा जिसमें वक्त का एहसास ही नहीं रहता था। और अगर कभी कभार अब्बा का फोन आ जाता तो वो दिल खोलकर नसीहतें करते। वो नसीहतें जो पहले मुझे अच्छी लगती थी, मगर अब वही बातें सुनकर मेरे दिल में हल्की सी चुभन होती। मैं बस एक झूठी सी मुस्कुराहट ओढ़ लेता, जी अब्बा कहता रहता और उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। दिल में कहीं एक आवाज कहती, तू गलत जा रहा है, मगर मैं उस आवाज को भी दबा देता। मेरे लिए वो नया शहर, नई दुनिया एक ऐसी किताब की तरह था जिसका हर सफा मेरे लिए हैरत और खुशी से भरा हुआ था। हर दिन कोई नई चीज, कोई नई जगह, कोई नया मजा। और घर से दूर रहकर मुझे कोई भी बुरा काम करने में ना तो डर महसूस होता था, ना शर्म, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। घर में अगर गलती से भी कभी किसी लड़की से बात हो जाती तो दिल धक से रह जाता कि कहीं अब्बा कोई सवाल ना पूछ लें। अपने मोहल्ले में तो डर के मारे मैं किसी लड़की से बात तक नहीं करता था, मगर इस मॉडर्न शहर में लड़कियों से दोस्ती करना, उनके साथ बातें करना, वक्त गुजारना जैसे कोई आम सी बात थी, क्योंकि वहाँ तो हर लड़के की किसी ना किसी लड़की से दोस्ती होना जैसे लाजमी समझा जाता था। और सच बताओ, मुझे भी वो सब बुरा नहीं लगता था। मैं अपने आप को समझाता कि अगर किसी लड़की के साथ दोस्ती करना, उसके साथ उठना बैठना इतना ही बुरा होता तो इतने अमीर और पढ़े लिखे लड़के कभी ये सब ना करते। तो फिर मैं ही क्यों डरूं? इसी सोच ने मुझे और ढीला कर दिया और जल्द ही मेरी भी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। मैं उनके साथ मुख्तलिफ पार्टियों में जाने लगा। जिंदगी में पहली बार था जब मैं किसी लड़की के साथ खुलकर इतना वक्त गुजार रहा था। हालांकि अब्बा हमेशा मुझे इन कामों से मना करते थे, मगर जब मैं इन कामों में पड़ गया तो मुझे खुद पर अजीब सा अफसोस होने लगा। मैं सोचता, खामखा मैंने अब्बा की बात मानकर अपनी इतनी जिंदगी बेकार में क्यों गंवाई। मुझे लगता था कि मैं तो बस अब जिंदगी जीना सीख रहा हूँ और यहीं से मेरी गलती शुरू हो चुकी थी। और फिर मैं खुद को बहाने देने लगा। मैं अपने दिल में कहता, इसमें बुराई ही क्या है? अगर हम लड़के आपस में दोस्तियां करके घूम फिर सकते हैं, हंस सकते हैं, रात देर तक बैठ सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या थी? हमारे लड़कों के ग्रुप में कभी कभी एक आधी लड़की भी शामिल हो जाती थी और मुझे लगता था ये तो बस आम सी बात है। लड़कियों के साथ कुछ पार्टियों में जाना, हल्की फुल्की सिगरेट पी लेना और दोस्तों की महफिलों में रातें गुजारना, ये सब मुझे अच्छा लगने लगा। लड़कियों के साथ तो जैसे मुझे वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता था। हंसी, बातें, मजाक और वो नकली सी बेफिक्री, सब कुछ इतना मीठा लगता कि मैं होश में भी रहता तो गाफिल रहता। मगर फिर मेरी दोस्ती का दायरा सिर्फ एक लड़की तक महदूद नहीं रहा।
जैसे मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। और यही वो असर था, लड़कियों की सोहबत, दोस्तों की बातें और उस मॉडर्न माहौल की चमक जिसने मुझे नशा करने पर आमादा कर लिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर एक बार आजमा लेने में क्या हर्ज है। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही था कि अगर कमजोर सी लड़की भी वो सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो मर्द जात हूँ, मुझे किस बात का डर। पहली बार जब मैंने मंशियात को हाथ लगाया तो दिल में थोड़ा सा खौफ जरूर था, मगर उन लड़कियों की मीठी मीठी बातों ने मुझे तसल्ली दे दी। मैंने भी यही सोचकर शुरू कर दिया कि एक बार करने से कुछ नहीं होगा। मगर वो एक बार नहीं रहा, वो बार बार हुआ, फिर 3 बार हुआ और फिर ऐसा हुआ कि ये सब बार बार होने लगा। धीरे धीरे ये मेरा मामूल बनने लगा, जैसे मैं खुद अपनी ही पकड़ से निकल गया हूँ। कुछ ही महीनों में मैं वो नहीं रहा जो घर से निकला था। पहले तो फिर भी कभी कभार किताबों की शक्ल देख लेता था, मगर फिर क्लासेस में भी मेरी गैरहाजिरी बढ़ने लगी, चेहरे पर थकन उतरने लगी और रवैये में चिड़चिड़ाहट आ गई। नींद कम, बेचैनी ज्यादा और दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन। मगर मैं फिर भी खुद को ठीक समझता रहा, क्योंकि जब इंसान एक ऐसी दुनिया में कदम रख दे जहाँ हर रात नई रौनक, हर महफिल नया नशा और हर चेहरा नई कशिश लेकर सामने आए, तो फिर घर जैसा सादा माहौल और खामोश मकाम की तरफ लौटना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं उसी चमक में फिसलता जा रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। हॉस्टल की लाइट्स, पार्टियों की मौसीकी, दोस्तों की बुलंद आवाजें, हंसी, सिगरेट और धुएं से भरा हुआ माहौल, उसके बगैर मुझे अपना आप ही अधूरा लगता था। खामोशी मुझे डराने लगी थी। कमरा खाली हो तो दिल घबराने लगता और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल दौड़ने लगते। मैं माँ बाप को फोन भी कम करने लगा। अगर कभी कॉल आ जाती तो या तो उठाता ही नहीं या फिर 2-3 बातें बोलकर कोई बहाना बनाकर फोन बंद कर देता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि अम्मा को मुझसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी और अब्बा तो मुझ पर भरोसा करके मुझे घर से इतनी दूर भेज चुके थे। उस वक्त मुझे परवाह थी तो सिर्फ अपनी उन खुशियों की जिनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी ही बर्बाद करने पर तुला हुआ था। और जब कभी अम्मा से बात होती तो वो बस इतना ही पूछती, हारिस बेटा तुम ठीक तो हो ना? और मैं फौरन बनावटी आवाज में कह देता, हाँ अम्मा मैं ठीक हूँ, बस मशरूफ हूँ। मगर हकीकत ये थी कि मैं मशरूफ नहीं, डूबा हुआ था किसी और की जिंदगी में, किसी और रंग में, किसी और दुनिया में। अब मेरे इर्द गिर्द वही लोग रह गए थे जो मेरे जैसे थे, जो पढ़ने नहीं भटकने आए थे। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बड़ी इमारत देख तो ली थी, मगर अब वहाँ कदम कम ही जाता था। किताबों की जगह मैंने पार्टियों के पोस्टर देखना शुरू कर दिए थे। मेरे कपड़ों में खुशबूदार सिगरेटों की बू बसने लगी, आंखों में नींद की कमी साफ दिखने लगी। मगर फिर भी मैं खुद को मुतमई समझता रहा, क्योंकि इस आवारा जिंदगी ने मुझे खुद को भी भुला देने की आजादी दे रखी थी। कभी कभी रात गए हॉस्टल की छत पर बैठकर मैं बलोचिस्तान के साफ आसमान को याद करता, वो खामोशी, वो ठंडी हवाएं, वो पहाड़ों का सुकून। मगर अब वो सारी यादें जैसे धुंध में डूब गई थी। मुझे लगता, क्या वो सब वाकई मेरा माजी था? मेरा छोटा सा सादा सा घर, उसकी सादगी अचानक मुझे अजनबी लगने लगी थी। मगर एक रात जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ तो मुझे थोड़ा होश आया कि आखिर मैं किस रास्ते पर निकल आया हूँ। उस रात मैं दोस्तों के साथ एक पार्टी में था और वहाँ शराब, सिगरेट, गाने, सब कुछ मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा था। मैं जैसे हकीकत से कट चुका था और उसी ख्वाब के नशे में उस रात मैंने जरूरत से कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा लिया, क्योंकि मेरे अंदर ना अब्बा का खौफ बचा था, ना अम्मा की मोहब्बत की गर्मी, ना किसी की नसीहत का असर। मैंने हमेशा की तरह बस यही सोचा, क्या फर्क पड़ता है? और यही एक ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम साबित हुआ। जब मैं होश में आया तो जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ था, मेरे साथ क्या हुआ। अगर कुछ याद था तो बस उस पार्टी का सुरूर जिसमें मैं मस्त हो गया था और बाकी सब कुछ भूल बैठा था। मगर होश आते ही मैंने देखा, मेरे सब दोस्त मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में हंसी नहीं, एक भारीपन था। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वो सब मुझे घूर रहे हैं। मैंने एक एक करके सबसे पूछा, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने हंसकर बात हल्की करना चाही, मगर किसी के चेहरे पर हल्की सी भी नरमी नहीं आई। कोई भी मुझे सच्चाई बताने को तैयार ही नहीं था, बस चुप्पी थी और वो चुप्पी मेरे सीने पर पत्थर जैसी बैठती जा रही थी। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहने लगा, हारिस तुम इस शहर की रौनकों में कुछ ज्यादा ही डूब गए हो, अभी भी वक्त है, खुद को संभाल लो।
जिस जिंदगी से वापस आए हो वही वापस चले जाओ। अंदाजा तो मुझे भी था, मगर सच ये था कि वो जिंदगी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं भला उससे दूर जाने का सोच भी कैसे सकता था। मैंने अपने आप को ही समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, ये बस एक छोटा सा वक्त है। मगर फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उस दिन के बाद मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगे। अगर मैं किसी पार्टी में जाता तो वो पार्टी जैसे एकदम से खत्म हो जाती, लोग चुप हो जाते, नजरें झुक जाती और मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती वहां से निकाल कर ले आते। अब तो उन्होंने मुझे खुद ही ऐसी पार्टीज में ले जाना छोड़ दिया था। न जाने क्यों वो सब मुझसे डरने लगे थे, मगर उसके बावजूद कोई मुझे सच बताने को तैयार नहीं था। ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। पढ़ाई तो वैसे ही कमजोर होती जा रही थी। मुझे घर से दूर रहते हुए अब 2 साल होने को थे और उधर अब्बा मुझ पर दिल खोलकर पैसा लुटा रहे थे। उन्हें यही उम्मीद थी कि जब मैं अपने पांवों पर खड़ा हो जाऊंगा तो उनका हर ख्वाब पूरा कर दूंगा। अम्मा को भी यही लगने लगा था कि मैं कामयाब होकर उनकी हर उम्मीद पर पूरा उतरूंगा। मगर वो भला कैसे जान सकते थे कि उनका बेटा घर से दूर जाकर किन रास्तों पर भटक रहा है। मैंने तो अपने घर वालों को बस अपनी ठीक होने की खबरें दी थी, अपनी तबाही की नहीं। मगर जल्द ही मुझे इर्द गिर्द के लोगों ने ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि शायद मैं किसी अच्छे घर का नहीं, या शायद मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। कोई मेरे मुंह पर कुछ कहता नहीं था, मगर उनकी नजरों में मुझे सब कुछ पढ़ना आ गया था। वो निगाहें जैसे कह रही हो ये लड़का ठीक नहीं, इसके घर वाले भी ठीक नहीं, और ये बात मेरे सीने में कांटे की तरह चुभती थी। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां भी मुझसे दूर होने लगी। जो कल तक हंसकर बात करती थी आज नजरें चुराने लगी, और मेरे अपने दोस्त जो मुझ पर भरोसा करते थे, हर मामले में मेरा साथ देते थे, वो भी एक एक करके दूर होने लगे। उस वक्त अचानक मुझे वो सारी जिंदगी बेरंग लगने लगी। वही पार्टियां, वही रौनक, वही शोर, सब कुछ फीका पड़ने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि इस सब की वजह जान सकूं। आखिर इतनी बड़ी तब्दीली आई क्यों? मगर कोई मुझे सच बताने को तैयार ही नहीं था। ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। मगर इतना मुझे याद था कि ये सब कुछ उसी एक रात के बाद शुरू हुआ था, जिस रात मैं बहुत ज्यादा नशा कर बैठा था। उस रात की धुंध मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और मैं सोचने लगा शायद उसी नशे में मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। मगर फिर मैं खुद से पूछता, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग मेरी तरबियत पर भी उंगली उठाने लगे? और ये बात तो मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी कि कोई मेरे माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाए। इसी गुस्से और बेबसी में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा अपने दोस्तों के साथ बिला वजह ही झगड़ा होने लगा। मैं बात बात पर भड़क जाता और फिर धीरे धीरे मैं उन सब से अलग रहने लगा। हॉस्टल में भी कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं था। कमरा वही था, मगर मेरे आसपास की हवा बदल गई थी। फिर भला मैं इस शहर में रहकर क्या करता, जहाँ कोई मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं था। आखिर मैंने अब्बा को खुद ही कह दिया कि मैं घर वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझसे घर से दूर रहा नहीं जाता। मगर असल बात ये नहीं थी। असल में मुझसे अपने दोस्तों की वो नफरत भरी नजरें बर्दाश्त नहीं होती थी, जो कुछ ही दिनों में बदल चुकी थी। मेरे अब्बा की तो अपनी ही बहुत सी जमीनें थी। वो तो पहले ही चाहते थे कि मैं भी उनके साथ इन्हीं जमीनों पर काम करूं, और अब मैं खुद भी टूटकर उसी तरफ लौटने को मजबूर हो चुका था। मगर कामयाब होने का भूत तो मेरे अपने सर पर सवार था। मैं सिर्फ इस देहाती जिंदगी से निकलकर कुछ बनना चाहता था, कुछ ऐसा जिसे देखकर लोग कहें ये लड़का आगे निकल गया। मगर मुझे क्या पता था कि मॉडर्न शहर में आकर मैं अपनी पहचान ही खो दूंगा। और फिर जब मुझे असली एहसास हुआ तो मैं अम्मा अब्बा के पास घर वापस चला गया, क्योंकि उस वक्त तक मुझे एक बात का यकीन हो चुका था कि अगर कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ मेरे माँ बाप ही है। बाकी सब बस वक्त का खेल था। घर आकर भी बहुत दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। दरवाजा बंद, पर्दे गिरे हुए, और मैं अपने ही ख्यालों में कैद। मुझे वो शहर की मॉडर्न जिंदगी याद आती थी। वही रौनक, वही शोर, वही रातें जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मगर मैं जानता था कि अब शहर की जिंदगी में जाकर भी मेरा दिल नहीं बहलेगा, क्योंकि जिन दोस्तों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और जिन लड़कियों के साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त गुजारा था, उनमें से कोई भी अब मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। फिर भला मैं वहाँ वापस जाकर क्या करता, किसके लिए जाता? अम्मा से तो मेरी उदासी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। उनको बस यही फिक्र खाई जाती कि शायद उनके इकलौते और लाडले बेटे को किसी की नजर लग गई है, जो वो अचानक से इतना गुमसुम रहने लगा है। वो बार बार मेरे माथे पर हाथ रखती, दुआएं पढ़ती और मेरी तरफ घबराई घबराई देखती। और मैं भला अम्मा को क्या बताता कि नजर नहीं लगी, बल्कि मेरे अपने ही कुर्तूत मुझे खा गए थे। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी में आग लगा दी थी। शुरू शुरू में अब्बा भी अम्मा को समझाते रहे, बेटा इतने लंबे अरसे बाद घर वापस आया है, थका हुआ है, इसे आराम करने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर जब काफी दिन गुजर गए और तब भी मेरी हालत बेहतर ना हुई, तो अब्बा भी परेशान होने लगे। उन्हें फिर भी यही लगता था
कि शायद मैं जिस मकसद के लिए घर से निकला था उसमें कामयाब नहीं हो सका, इसलिए मेरा दिल टूटा हुआ है। एक दिन वो मेरे पास आए, धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे समझाने लगे कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं कामयाब नहीं हो सका तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सारी जिंदगी ही बेकार हो गई है। फिर अम्मा अब्बा ने मुझे गले से लगाया और मुझे एहसास दिलाया कि वो आज भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करते हैं जैसे पहले। और सच कहूँ तो उनकी उस मोहब्बत ने मेरे अंदर की टूटी हुई चीजों पर जैसे मरहम रख दिया। जल्द ही उनकी मोहब्बत में मैं वो सब कुछ भूलने लगा जो घर से दूर जाकर मेरे साथ हुआ था, या यूं कहूँ मैं भूलने की कोशिश करने लगा। किताबें तो वैसे भी मैं कब की बंद करके एक तरफ रख चुका था। अब उन पन्नों को खोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी और ना ही दिल चाहता था। बस मैं अब्बा के साथ जमीनों पर जाने लगा। सुबह की ठंडी हवा, मिट्टी की सोंधी खुशबू और अब्बा का सुकून भरा अंदाज, ये सब मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा संभालने लगा। अम्मा भी रोज मेरे चेहरे को देख देख कर अंदाजा लगाने लगी कि उनका बेटा अब पहले जैसा गुमसुम नहीं रहा। और जब उन्हें लगा कि मैं संभल गया हूँ तो उन्होंने बिना देर किए मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अम्मा को ये बात मालूम थी कि मुझे शहर की आजाद ख्याल जिंदगी पसंद थी और मैं देहात की सादगी में अक्सर उकता जाता था। इसलिए उन्होंने दिल में ये फैसला कर लिया कि लड़की का इंतखाब किसी शहर से ही करेंगी ताकि मेरी फितरत को भी सुकून मिले और घर भी आसानी से बस जाए। फिर एक दिन अम्मा ने बड़े नर्म लहजे में मुझसे पूछा कि बेटा रिश्ता देखूं? तो मैंने भी बिना ज्यादा बहस के साफ कह दिया, अम्मा आपकी पसंद पर मुझे कोई एतराज नहीं। मगर सच ये था कि जब जब अम्मा शादी की बात करती मेरे जहन में वो पुराने दिन भी सरक आते, वो दोस्त, वो शहर और वो लड़कियां जिनके साथ मेरी दोस्ती रही थी। एक लम्हे को दिल में हलचल होती। फिर मैं खुद को समझा लेता कि जब शादी हो जाएगी तो मैं सब भूल जाऊंगा, बस घर बस जाएगा और मेरी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाएगी। कुछ ही वक्त में अम्मा को मेरे लिए हीरा पसंद आ गई। अम्मा ने मुझे उसकी एक तस्वीर दिखाई और मैं क्या बताऊं, तस्वीर देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसका चेहरा मासूम था, आंखों में शर्म सी और लिबास सादा मगर निहायत पाकीज़ा। मैंने भी तस्वीर देखते ही हामी भर ली क्योंकि वो वाकई प्यारी और मासूम लग रही थी। अम्मा की खुशी तो देखने वाली थी। वो बार बार दुआएं देती, कभी मेरा माथा चूमती, कभी कहती अल्लाह ने हमारी सुन ली। फिर सादा सी रस्म हुई। घर में कम ही लोग थे मगर हर चेहरे पर एक अपनापन था और शादी की तारीख भी तय हो गई। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। मैं सेहरा बांधे बैठा था, दिल की धड़कन तेज, हथेलियों में पसीना और अंदर कहीं एक घबराहट भी कि पता नहीं ये नया रिश्ता कैसे होगा। अम्मा बार बार मेरे पास आती, खुशी से मेरा माथा चूमती, कभी मेरी नजर उतारती, कभी दुआ के लिए हाथ उठाती। फिर जब हीरा मेरे बराबर में बैठी तो मेरा दिल जैसे एकदम से भर आया। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और मैंने नजरें झुका ली। उसके हाथ ठंडे थे, मेहंदी की हल्की खुशबू, चूड़ियों की धीमी खनक, और मैंने बस रस्मी तौर पर उसका हाथ थाम लिया। मगर उस एक लम्हे में भी मेरे अंदर एक नई शुरुआत का एहसास जाग गया। हीरा दुल्हन बनकर मेरे घर तो आ गई थी मगर मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस शादी से खुश है या नहीं, क्योंकि मैंने उससे कभी खुलकर कोई बात ही नहीं की थी। उसने घूंघट इस तरह गिरा रखा था कि मैं कोशिश के बावजूद भी उसकी झलक ना पकड़ पाया। और ऊपर से अम्मा तो एक रस्म खत्म करती, दूसरी रस्म शुरू कर देती और मुझे मौका ही ना मिलता कि मैं अपनी बीवी की एक झलक भी देख पाता। कभी कोई औरत हंसकर कहती अब ये रस्म होगी, कभी कोई बोलती दूल्हा उठेगा तो ये करना है, और मैं बस रस्मों की भीड़ में अपने ही ख्यालों में उलझा बैठा रहता। दिल बार बार यही चाहता कि बस एक पल के लिए ही सही मैं उसकी आंखों में देख लूं, समझ लूं कि वो खुश है या घबराई हुई। मगर हर बार कोई न कोई रस्म बीच में आ जाती। फिर जब अम्मा ने अपने सारे अरमान पूरे कर लिए तो वक्त आया कि मैं अपनी बीवी को पहली बार देखने वाला था। हीरा घूंघट गिराए कमरे में मेरे इंतजार में बैठी थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक मीठी सी खुशबू ने मुझे घेर लिया, गुलाब की और नई नई दुल्हन की मेहंदी की। हर तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी और दीवारों पर हल्की हल्की लाइट ऐसे जगमगा रही थी जैसे कमरा भी सांस ले रहा हो। वो सब देखकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे दिल में बहुत से अरमान जाग रहे थे। मैं सोच रहा था आज पहली बार वो मेरे सामने होगी, बात करेगी, मुस्कुराएगी, शायद आंखें झुकाकर शर्माएगी और मैं अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज करूंगा। मगर ये क्या, जैसे ही मेरी नजर बिस्तर की तरफ गई, हीरा वैसे ही दुल्हन के लिबास में सजी स्वरी बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गई हो। शायद वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए कमरे में आते ही बिना कुछ बोले लेट गई और अपने कपड़े तक ना बदल सकी। उसका चेहरा अभी तक घूंघट में ढका हुआ था। वो लम्हा जिसके लिए मैंने ना जाने कितने ख्वाब देखे थे, ना जाने कितनी बार दिल ही दिल में तस्वीरें बनाई थी, वो एक ही पल में रेजा रेजा हो गया। सामने बिस्तर पर मेरी दुल्हन लेटी थी, मगर वो किसी परियों की कहानी का हिस्सा बनने की बजाय गहरी नींद में डूबी हुई थी।
मैं कुछ लम्हे दरवाजे के करीब ही खड़ा उसे देखता रहा। दिल में एक अजीब सा खालीपन उतर आया। मैंने तो सोचा था कि आज रात मेरी दुल्हन मुझसे बात करेगी, मुस्कुराएगी, शायद धीमे से मेरा नाम लेगी और मैं शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ूंगा। मगर हकीकत ये थी कि वो थकन से निढाल होकर सो गई थी। मेरे लबों पर एक कड़वी सी हंसी आ गई। दिल में गुस्सा भी था और मायूसी भी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि ये सब अम्मा की वजह से हुआ। अगर वो रस्में जल्दी खत्म कर देती तो मेरी जिंदगी की वो सबसे हसीन रात यूं ही बेरौनक ना गुजरती। मैंने आहिस्तगी से कुर्सी खींची और बिस्तर के करीब जाकर बैठ गया। हीरा का चेहरा अब भी घूंघट में छुपा हुआ था। मैंने दिल में कहा, शायद ये भी तकदीर का एक इम्तिहान है। पहली रात की हसरत दिल में रहने दो, कल सुबह तो नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। रात का ज्यादा हिस्सा मैंने यूं ही जागते हुए गुजारा। मैं कभी छत को देखता, कभी अपनी दुल्हन के मेहंदी वाले हाथों को, उन हाथों पर बनी बेले, चूड़ियों की हल्की सी खनक और कमरे में फैली गुलाब की खुशबू। सब कुछ था, मगर मेरा दिल बेचैन था। मैं अंदर ही अंदर जैसे किसी बात का इंतजार कर रहा था। मगर फिर भी मैंने खुद को जब्त करके बैठाए रखा। ना जाने कितनी बार दिल में आया कि मैं धीरे से उसका घूंघट उठा दूं या बस एक बार उसका नाम लेकर उसे जगाऊं। मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि शायद वो थक गई है और मुझे उसे सुकून देना चाहिए। ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो बाहर से अजान की आवाज आ रही थी। वो आवाज जैसे मेरे अंदर तक उतरती चली गई। मेरी आंख जैसे ही खुली, मैंने बेसाख्ता सामने नजर दौड़ाई। बिस्तर पर वही दुल्हन का लिबास, वही सुर्ख लहंगा, वही गहने, मगर मेरी दुल्हन मेरे बराबर बैठी थी और वो धीमी आवाज में रो रही थी। उसकी हिचकियों की आवाज इतनी मध्यम थी कि शायद कोई दूसरा होता तो समझ भी ना पाता, मगर मैं तो वही पास बैठा था। मुझे हर हिचकी जैसे सीने पर लग रही थी। मैं आहिस्ता से उठकर बैठ गया और नरमी से उसका नाम पुकारा, हीरा। मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं, बस यूं ही बैठी रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं आया हो कि मैं जाग चुका हूँ। मैंने फिर से धीमे से कहा, हीरा। तब वो आहिस्ता से मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था कि रात भर वो घूंघट के पीछे जागती रही है और अपने आंसू चुपचाप पीती रही है। जब उसने लब खोले तो आवाज जैसे हल्क में फंस गई। मैं उसकी खामोशी देखकर परेशान हो गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद शादी की वजह से घर छोड़ने का दुख उसे रुला रहा है। अक्सर लड़कियां पहली रात यही महसूस करती है, नई जगह, नया घर, नए लोग और अपने घर की याद। फिर वो धीरे धीरे घूंघट के पल्लू से आंसू साफ करने लगी। मुझे लगा शायद वो अभी भी बहुत नर्वस है और सच बताओ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस उसे देखता रह गया, जैसे मेरे सामने कोई ऐसी बात हो रही हो जिसका मतलब मैं अभी समझ नहीं पा रहा। चंद मिनट यूं ही गुजर गए। फिर उसने बड़ी मुश्किल से सर उठाया और धीमी आवाज में बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है। इस जुमले ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। मेरी सांस जैसे एक पल को अटक गई, मगर तभी वो नफी में सर हिलाने लगी, जैसे अपनी ही बात से पीछे हट रही हो। फिर वो बुदबुदाई, आपसे नहीं, बस सबसे। और फिर वो फिर से खामोश हो गई। उसकी सिसकियों की आवाज मुझे अंदर तक काटने लगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बात सिर्फ घर की याद या शर्म की नहीं, कोई और बात थी, कोई गहरा दुख, कोई अजीब सी उलझन जिसने उसे पूरी रात जगाए रखा था। मैंने एक लम्हे को उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, मुझे बताओ, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो पल के झपकने लगी, जैसे आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो, और फिर अचानक उसने अपना हाथ खींच लिया। मेरा दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। उसकी खामोशी और उसके अजीबोगरीब जुमले मुझे और ज्यादा उलझन में डाल रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हीरा के दिल में ऐसा कौन सा राज है जो वो कहना भी चाहती है और कह नहीं पा रही। इतना तो मैं समझ चुका था कि वो किसी बात पर परेशान है, मगर आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या थी, मैं ये जान ही नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, 2-3 बार नरमी से, कभी प्यार से, कभी हौले से, मगर उसके बाद वो एक लफ्ज भी नहीं बोली। वो बस मेरे चेहरे को तकती रही, जैसे अभी तक उसे यकीन ही नहीं आया हो कि हमारी शादी हो चुकी है और अब वो सच में मेरे घर में मेरे सामने बैठी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, ऐसा डर जो सिर्फ नए घर आने का नहीं होता, बल्कि किसी छुपे हुए जख्म का होता है। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब उसके लिए नया है। आखिर एक लड़की के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे घर में आकर रहना आसान तो नहीं होता। मैंने भी उसे ज्यादा मजबूर नहीं किया। मैंने सोचा जब उसे बेहतर लगेगा वो खुद ही बता देगी। इसलिए उस सुबह मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल गया, मगर मेरे दिल में एक कांटा सा रह गया कि ये लड़की इतनी खामोश क्यों है। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। घर में सब लोग उसे देखकर खुश होते। अम्मा कभी उसकी तारीफ करती, कभी उसके लिए कुछ खास बनवाती और घर की औरतें उसे शर्मीली दुल्हन
कहकर मुस्कुराती। सबको वो बस खामोश, धीमी, शरीफ सी दुल्हन नजर आती थी, मगर मुझे वो कुछ और लगती थी। मुझे लगता था जैसे वो किसी अंधेरे में कैद है, जैसे उसके अंदर कोई खौफ बैठा हुआ है जो हर वक्त उसे जकड़े रहता है। उसकी आंखों में जो वहशत थी वो जाती ही नहीं थी। वो हंसने की कोशिश करती भी तो होंठ हिलते नहीं थे, और अगर बैठी होती तो ऐसे जैसे कहीं से भी उठकर भाग जाना चाहती हो, मगर भाग नहीं सकती। मैंने 1-2 बार फिर कोशिश की, मगर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने बात वहीं छोड़ दी, क्योंकि तजुर्बा यही कहता है कि कुछ सवालों के जवाब जोर देने से नहीं, वक्त पर ही मिलते हैं। मैं खुद को समझाता रहा, चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। इंसान नए रिश्ते, नई जगह, नए लोगों के दरमियान वक्त लेता है। इसी बहाने मैंने खुद को कामों में मशरूफ करने की कोशिश की, कभी अब्बा के साथ जमीनों पर, कभी घर के छोटे मोटे कामों में, मगर जितना मैं खुद को उलझाता उतना ही उसका चेहरा मेरे जहन में घूमता रहता। वो खामोशी, वो डरी हुई निगाहें, और वो अधूरी बात जो उसने पहली रात कहकर रोक दी थी। और सच ये है, ये खामोशी ज्यादा दिन चल भी नहीं सकती थी, और चलनी भी नहीं थी। शादी के तकरीबन 1 हफ्ते बाद की बात है। मैं जमीनों से वापस घर आया। बाहर धूप थी, कपड़ों पर मिट्टी की हल्की सी खुशबू लगी हुई थी। मैं जैसे ही अंदर आया, मेरी नजर सीधे सोफे की तरफ गई। हिरा सोफे के किनारे बैठी थी, उदास, आंखों में आंसू लिए और हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए हुए, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी कि आखिर अभी तक वो मुझे और मेरे घर को कबूल क्यों नहीं कर पा रही। मैंने अपना सामान रखा, धीरे धीरे उसके पास गया और फिर वही सवाल पूछना शुरू कर दिया। हिरा, आखिर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? हर वक्त रोती क्यों रहती हो? मेरी आवाज में नरमी भी थी, मगर बेचैनी भी, क्योंकि अब मेरे लिए ये खामोशी सहना मुश्किल हो रहा था। तब उसने मेरी तरफ जख्मी निगाहों से देखा, ऐसी निगाह जो आदमी के दिल में कील की तरह पैवस्त हो जाती है। उसकी आंखों में खौफ था, शर्मिंदगी थी, और कहीं न कहीं एक हल्का सा भरोसा भी। वो कुछ लम्हे बस मुझे देखती रही, फिर उसने होंठ हिलाए और आहिस्ता से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे साकित हो गया। फिर वो उठी, धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई। उसके कदमों में लर्जिश थी। वो मेरे सामने आकर बोली, आप जो समझ रहे हैं वो सब गलत है। फिर उसने जल्दी से कहा, मैं इसलिए खामोश नहीं थी कि घर छोड़कर आई हूँ या उसकी वजह से रो रही हूँ। नहीं, बात कुछ और है। मेरी सांस जैसे अटक गई। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीमी मगर टूटती हुई आवाज में उसने कहा, मैं हामिला हूँ। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे कानों ने जैसे यकीन ही नहीं किया। वो अपनी बात कहकर सर झुका कर खड़ी रही, जैसे उसे डर हो कि अब मैं क्या करूंगा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैंने तो अभी तक ये सोचकर उसे छुआ तक नहीं था कि वो उदास है, उसे वक्त चाहिए, और मैं उसे जबरदस्ती किसी चीज में धकेलना नहीं चाहता था। गुस्से में मैं आगे बढ़ा और उसके बाजू थाम लिए। मेरे हाथों की पकड़ सख्त थी, जैसे मैं सच्चाई को पकड़ लेना चाहता हूँ। वो वैसे ही जख्मी आंखों से मुझे देखने लगी, मगर मैं तैश में आकर बोला, मुझे सच बताओ, ये कैसे हुआ? मेरी आवाज सुनकर उसका नाजुक वजूद कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर जैसे उसने खुद को तोड़कर मेरे सामने रख दिया। उसने सारी सच्चाई बता दी कि वो हर वक्त रोती क्यों रहती थी और वो किस डर में जी रही थी। मगर उसके मुंह से वो बातें सुनकर मैं तैश में आ गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में आग लगा दी हो। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि जो मेरी बीवी थी, जो मेरे निकाह में थी, वो किसी और के साथ मुंह काला करके आई है और अब किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं गुस्से से कांप रहा था, मगर उसी हालत में वो मेरे सामने गिर पड़ी, रोते हुए हाथ जोड़कर। उसने इल्तिजा की, खुदा के लिए, जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता मुझे तलाक ना देना, मुझे बस सहारा चाहिए। और अजीब बात ये थी कि मैं चाहकर भी उसी वक्त उसे धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सका। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि एक तरफ मेरा गुस्सा था और दूसरी तरफ मेरे अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी कि इस हाल में उसे छोड़ देना शायद मेरी ही भलाई के खिलाफ होगा। मैं जब जब उसके बारे में सोचता मेरी आंखों में खून उतर आता, मगर ना जाने क्यों जब भी उसकी मासूम सूरत देखता तो दिल के किसी कोने में तरस जाग जाता और मैं सोचता, इस बेचारी पर क्या बीती होगी? जो कुछ इसके साथ हुआ शायद उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ हो, शायद वो खुद भी किसी जुल्म का शिकार रही हो। और यही ख्याल मेरे गुस्से को भी रोक देता था। चाहे मेरे अंदर जितना भी गुस्सा था, मैं उसकी बेबसी देखकर पत्थर दिल नहीं बन सका, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। मगर सच ये था कि मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत धीरे धीरे जागनी शुरू हुई थी, वो उसी वक्त एकदम से खत्म हो गई। अब वो मोहब्बत नहीं रही थी, बस एक तरस बनकर रह गई थी। और फिर मैं दिन गिनने लगा, एक एक दिन, कि कब वो बच्चा पैदा करे और कब मैं उसे अपने घर से निकाल दूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा तरस अब नहीं खा सकता। मुझे तो यही महसूस होता था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ भलाई कर रहा हूँ जो अपने गुनाह का बोझ मेरे सर पर डालना चाहती है और मैं उसके गुनाह को अपने साथ ले रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उसका सारा मकसद भी समझ चुका था। वो यही सोचती थी
कि अगर मेरे निकाह में आने के बाद वो इस बच्चे को पैदा करेगी तो सबको यही लगेगा कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा है। मगर हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ वो जानती थी या फिर मैं, और इसी वजह से मैं खामोश रहा और इंतजार करने लगा कि आखिर कब मेरा ये इम्तिहान खत्म होगा। मेरे लिए तो हीरा की कुर्बत धीरे धीरे एक सजा बनती जा रही थी। कहने को वो मेरी बीवी थी, मगर जो कुछ वो मुझे अपने बारे में बता चुकी थी उसके बाद मैं उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। उन दिनों मैं एक अजीब सी अजियत में था। ना मैं खुलकर उसे अपना सकता था, ना ही उसे निकाल सकता था। ना चाहते हुए भी मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था। मगर उधर घर का हाल बिल्कुल अलग था। अम्मा उसके साथ बहुत खुश थी। अम्मा को तो वो इतनी अजीज हो गई थी कि वो दिन भर मेरे सामने उसकी तारीफें करती ना थकती। कभी कहती मेरी बहू कितनी शरीफ है, कभी बोलती अल्लाह ने कैसी नेक लड़की हमारे घर भेजी है, और मुझे बार बार नसीहत करती कि बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखना। फिर जब अम्मा को मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है तो अम्मा को हैरानी जरूर हुई कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। मगर अम्मा ने बस मुस्कुराकर मेरा माथा चूम दिया और खुशी में मुझे मुबारक देने लगी। मैं अंदर ही अंदर हैरान था। मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मा को उसके चेहरे के पीछे छुपा हुआ वो दूसरा किरदार नजर क्यों नहीं आता जिसके बारे में वो खुद मुझे बता चुकी थी। उस वक्त मुझे हीरा से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। मुझे लगता था उसने किसी तरह मेरी मासूम माँ को भी अपने धोखे में फंसा लिया है। मेरी माँ तो यही समझती थी कि इसकी कोख में मेरा ही बच्चा पल रहा है, इसलिए वो हर दूसरे दिन मुझे तरह तरह की नसीहतें करती, कभी प्यार से, कभी हुक्म से, कभी दुआ देकर। अम्मा कहती हारिस बेटा बहू का ख्याल रखना, वो नाजुक हालत में है। कभी बोलती देखो घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अपनी बीवी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कभी बड़े गर्व से कहती अल्लाह ने हमें जल्दी खुशखबरी दे दी, मेरी बहू कितनी नेक है। मगर अम्मा की ये बातें सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और भड़क उठता। मुझे लगता जैसे हर नसीहत के साथ अम्मा अनजाने में मेरे जख्म पर हाथ रख देती। जिस दिन अम्मा मुझे उसकी हवाले से कोई बात समझाती, उसी रात मैं कमरे में जाकर हीरा पर बेतहाशा चिल्लाता। मैं उसे बदकिरदारी के ताने देता, उसके सामने उसके गुनाह को ऐसे उछालता जैसे मैं खुद कोई पाक साफ फरिश्ता हूँ। मेरी आवाज ऊंची होती जाती, लफ्ज कड़वे होते जाते, और मैं गुस्से में वो बातें भी कह जाता जो बाद में खुद मेरे कानों को जहर लगती। मगर उस वक्त मुझे बस अपना गुस्सा निकालना होता था, और वो बेचारी आंखों में आंसू लिए चुपचाप मेरी हर बात बर्दाश्त करती। वो जवाब नहीं देती, सफाई नहीं देती, बस सिर झुकाए बैठी रहती। जब मैं चीख चीख कर थक जाता तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। उसी खामोशी में वो बस एक निगाह उठाकर मुझे देखती। उसकी निगाह में बेशुमार सवालात होते, जैसे वो पूछ रही हो तुम मुझे कब तक यूं रुलाते रहोगे? मैंने तो तुमसे सिर्फ बच्चा पैदा होने तक का सहारा मांगा था और तुमने खुद मान लिया था, फिर रोज ये जिल्लत क्यों? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, मगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस तरह इस मक्कार लड़की ने मेरी भोली भाली माँ को भी अपनी बातों में इस कदर उलझा लिया था। अम्मा को तो वो नेकसीरत और बापर्दा बहू ही नजर आती थी। वो जिससे भी मिलती अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थकती, कभी उसकी शर्म, कभी उसकी सादगी, कभी उसकी खिदमत। और मैं अंदर ही अंदर जलता रहता, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे घर का हर शख्स एक झूठ में जी रहा है और उस झूठ की वजह हीरा है। फिर वो वक्त आया जब अम्मा हीरा को अस्पताल ले गई, मगर मैंने अम्मा के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दिन मैं कचहरी गया था और तलाक के सारे कागजात बनवा लाया था। हीरा ने मुझसे जितना वक्त मांगा था वो पूरा हो चुका था। मैं तो कब से इसी लम्हे के इंतजार में था कि कब मैं उसके मुंह पर वो कागजात दे मारूं और कह दूं बस बहुत हुआ। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। अम्मा ने एक नन्हा सा बच्चा अपनी गोद में उठा रखा था और खुशी में उसकी आंखें चमक रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ी, देखो बेटा तुम्हारा बच्चा। मगर मैंने उस बच्चे को देखने की बजाय सीधे हीरा की तरफ कदम बढ़ाए। मेरी आंखों में गुस्सा था और हाथ में वो कागजात। हीरा बिस्तर पर थी, चेहरा थका हुआ। उससे पहले कि मैं तलाक के कागज आगे करता, उसने मेरी तरफ देखकर धीमी मगर साफ आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ये बच्चा किसका है? मगर मुझ में उसकी कोई भी बकवास सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि वो बच्चा नाजायज है, फिर भले वो किसी का भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मैंने उसी बेदर्दी से अपना चेहरा फेर लिया और उसी बेदर्दी में मैं जैसे अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि बस तलाक के कागज उसके सामने फेंक दूं और ये किस्सा खत्म कर दूं। मगर तभी हीरा ने अचानक मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज गई और मेरी नसों में गुस्सा आग की तरह दौड़ गया। वो कांपती हुई आवाज में मगर हिम्मत बांध कर बोली,
जिस बच्चे को तुम धुतकार रहे हो वो तुम्हारा अपना बच्चा है। उसकी ये बात सुनते ही मेरा तैश और बढ़ गया। ये अपने गुनाह का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही है? मैं बेतहाशा गुस्से में था। मैंने दांत भींच कर कहा, मैंने तो तुझे अभी तक हाथ तक नहीं लगाया, और अगर कभी लगाया भी होता तो फिर ये बच्चा नाजायज कैसे होता? हम दोनों तो एक पाक रिश्ते में बंधे हैं। मेरे हाथ जैसे ही गुस्से में उठने लगे, फिर वो एकदम से बोल पड़ी, हारिस, मुझे मारने से पहले बस मेरी बात सुन लो। और फिर उसने मेरे सामने यूनिवर्सिटी के वो दिन रख दिए, वो दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत पार्टियों में मशरूफ रहता था। उसकी जुबान से अपने माजी की वो बातें सुनकर मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। वो बोली, सिर्फ मैं ही नहीं जानती, मैं उस रात को भी जानती हूँ जिस रात के बाद तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर दूर रहने लगे और कोई लड़की तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं रही। वो आगे बोली, उस रात तुम नशे में इस कदर धुत थे कि तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने हड़बड़ा कर कहा, ये झूठ है, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं। सच यही था। हिरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, याद नहीं मगर हुआ था। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बहुत मना किया था, तुम्हें रोका था, मगर तुमने उस रात किसी की एक ना सुनी और अपने नशे में तुमने एक लड़की की दुनिया उजाड़ दी। और फिर उसने वो बात कही जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली, और वो लड़की कोई और नहीं थी हारिस, वो मैं थी। मेरे होंठ सूख गए, मैं बस उसे घूरता रह गया। वो रोते हुए बताने लगी, मैं उस पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मैं पहली बार अपने दोस्तों के मजबूर करने पर गई थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं बार बार मना करती रही, मगर मेरी कुछ सहेलियों ने जिद करके मुझे घसीट कर वहां ले गई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके लफ्ज मेरे सीने में कील की तरह उतर रहे थे। इसी वजह से मेरे सब दोस्त मुझसे किनारा कर चुके थे, क्योंकि मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह हो चुकी थी और वो सब अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके थे। हिरा ने खुद सबको सख्त लहजे में मना किया था कि मुझे इस बारे में कुछ ना बताना, क्योंकि उसके दिल में यही डर बैठ गया था कि मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का शायद उस पर ब्लैकमेल करने लगेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे लड़के अपना गुनाह छुपाने के लिए ओछे हथकंडे ही अपनाते हैं। उस रात के करीब 2 महीने बाद उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी, कभी किसी दोस्त के जरिए, कभी किसी नंबर का पूछकर, मगर तब तक तो मैं अपने देहात वापस आ चुका था। मेरे किसी दोस्त को मेरे घर का पता मालूम ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को अपने छोटे से देहात के बारे में बताया ही नहीं था। यही वजह थी कि हिरा हजारों कोशिशों के बावजूद भी मुझे ढूंढ ही नहीं सकी। और फिर किस्मत की करनी देखो, जिस लड़की की इज्जत मेरे हाथों बर्बाद हुई थी, अम्मा को वही लड़की मेरे लिए पसंद आ गई। जब उसने मुझे देखा तो वो उसी पल समझ गई कि मैं वही लड़का हूँ जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ज़ख्म बनाया था, मगर वो अपनी इज्जत की खातिर खामोश रही। उसने मुझे वो सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसी दिन सब कुछ बोल देती तो शायद मैं उसकी बात पर यकीन ही ना करता, बल्कि उल्टा उसे ही झूठा, बदचलन और गलत साबित करने लगता। इसीलिए उसने मेरे सामने वो शर्त रख दी थी कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करेगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मुझे उस वक्त ये शर्त सिर्फ एक मजबूरी लगी थी, मगर अब मुझे समझ आ रहा था, मैं जो अपने हाथ में तलाक के सारे कागजात मुकम्मल करके लाया था, वो कागजात मेरे हाथ से एकदम गिर पड़े। उस लम्हे मेरे अंदर की अकड़, मेरा गुस्सा, मेरी जिद सब हवा हो गए। मैं चाहता तो हीरा की बातों को झुठला सकता था, मगर उस रात को नहीं झुठला सकता था जिस रात मैं नशे में धुत होकर किसी की जिंदगी बर्बाद कराया था। इतना तो मुझे पहले से मालूम था कि शायद उस रात मुझसे कुछ गलत हुआ था, मगर क्या गलत हुआ था ये आज मेरे सामने खुल गया था। और फिर उसी वक्त मैं टूट गया। उसी वक्त मैं उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उससे माफी मांगने लगा, क्योंकि अब मेरे लिए कोई शक बाकी नहीं रहा था। असल कसूरवार वो नहीं थी, असल कसूरवार, असल गुनाहगार तो मैं था। मैं जिस लड़की को अब तक अपने गुस्से और नफरत का निशाना बनाता रहा, वो लड़की मेरी बीवी बनकर आई थी और वही मेरे बच्चे की माँ थी। मैं अपने ही अंदर टूट चुका था। मेरे सामने उसकी आंखों के आंसू थे, उसकी खामोशी थी। मैं सोच रहा था जो ज्यादती मैं उसके साथ कर चुका था उसका कफारा मैं कैसे अदा कर सकता हूँ। मैंने उसे रुलाया, उसे बदकिरदार कहा, उसके पाक रिश्ते को भी गंदा समझा और उसकी मजबूरी को मजाक बना दिया, और वो फिर भी चुप रही। वो चाहती तो सबको सच बता सकती थी, सबके सामने मेरा चेहरा उतार सकती थी, मगर उसने मेरे गुनाह का पर्दा रख लिया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना नहीं मेरा भी घर बचाया है, और मेरे लिए तो यही बहुत था कि जिस लड़की की जिंदगी मैंने नशे में तबाह की थी, वही लड़की आज मेरी बीवी बनकर मेरे घर में मेरे सामने खड़ी थी। और फिर भी उसने मेरे खिलाफ जहर नहीं उगला। मैंने कांपती आवाज में बस इतना कहा, हिरा मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं गुनाहगार हूँ। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।